हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एमएच एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। कुछ दिनों से फ्रेंड्स वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, थोड़ा हेल्थ इशू था। बाकी अभी सब ठीक है। आप लोग बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी। उम्मीद यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि त्यौहार वगैरह भी हम लोगों के सब हो चुके हैं, जितने भी होने थे। और एग्ज़ाम का तो थोड़ा सा मामला अटका हुआ ही चल रहा है। फरवरी जनवरी देखो कब होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उन सब से हमें नहीं, उन सब चक्करों में पड़ना है। हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और जितना ज़्यादा एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे उससे प्रॉफिट भी है। रिवीजन अच्छे से होता जाएगा। जिन लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी या जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, उन सब में उन्हें थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन, उनको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा होगा तैयारी करने का। और जिनका कुछ भी नहीं था उनको ऐसा करना चाहिए कि एक बार रिवीजन कर चुके हैं दोबारा रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करते रहना चाहिए। रिवीजन करने से मेमोरी स्ट्रांग रहती है। जो भूलने की आदत होती है हमारी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है कि नहीं फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टाइम को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे होम साइंस के, और एक DSSS का 2021 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी सीरीज़ में, प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में चौथी प्रैक्टिस सेट में आप सबके सामने लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स हाँ, मुझे अभी कुछ और कहना था आप सबसे कि जो हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ स्टार्ट किया है, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँ या प्रैक्टिस सेट ही कंटिन्यू रखूँ। जैसा भी आप लोगों का सजेशन हो मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोगों को अगर मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा व्यय को प्रभावित करने वाले, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। अब सही है, आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है एक्सपेंडिचर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या, दूसरा है रहन सहन का स्तर, तीसरा है गृहिणी की योग्यता व कुशलता, यहाँ पे वाह होगा, व कुशलता, ये अब फिर है सभी। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि ये होम मैनेजमेंट के मैं क्वेश्चंस लेके आई थी। ठीक है, जैसा भी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टॉपिक या प्रैक्टिस सेट, या फिर एक टॉपिक उसका प्रैक्टिस सेट, फिर टॉपिक फिर उसका प्रैक्टिस सेट, जैसा भी हो फिर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करने की व्यवस्था, नेक्स्ट है कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, नेक्स्ट है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि बजट का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन मोटो क्या होता है? आय व्यय का अनुमान करना। ठीक है फ्रेंड्स, आय व्यय का अनुमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आय के बचे हुए भाग को क्या कहा जाता है? संचय, आय, बचत या धन वर्षा। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में, इतना आप लोगों ने, हम सब ने पढ़ा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है क्वेश्चंस की, मैंने रखी है, थोड़ी सी टफ है,
लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि हम लोग समझ ना सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत। ठीक है फ्रेंड्स, बचत यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि अगर हमारी ज़रूरतें, हमारी इनकम 100 रुपये है और हमारा खर्चा जो है 40 रुपये है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी बचत क्या होगी, 60 रुपये होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बचत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लेकिन आप लोग कर ले जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ टफ नहीं है। दिया हुआ है जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, ठीक है, सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, या सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, पारिवारिक बजट बनाने से देखिए हम लोगों को, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार। फिर परिवार से एक समाज से हमारा गांव, कस्बा, आपका शहर, ये सब, फिर शहर से आप लोगों का आगे ऐसे बढ़ते चला जाता है। ये इस तरीके से राज्य, राष्ट्र, ये सब बनता चला जाता है। ठीक है, तो पारिवारिक देखिए, जब अर्थशास्त्र में बजट बनाया जाता है तो एक आदमी की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। आप सब जानते हैं कि जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, आप सबको इतना पता होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरी समाज पे, हमारे राष्ट्र पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा जो पॉवर्टी लाइन है वो उसके अपर है या नीचे है, ये इन सब चीज़ों की हम लोगों को नॉलेज मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो पारिवारिक बजट यानी कि परिवार हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, तो उसी तरीके से बजट में भी पारिवारिक बजट को सबसे फर्स्ट सीढ़ी पे रखा गया है। तो उससे क्या होता है, जनता की आय की जानकारी होती है, बिल्कुल सही बात है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। अब पता चला कि 100 रुपये कमा रहा है कोई, उसके ऊपर आपने 80 रुपये टैक्स ही लगा दिया, बेचारे के पास 20 ही बचे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें इससे जनता के कर देने की क्षमता कि हाँ भाई, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसके ऊपर हम 10 रुपये टैक्स लगाएं, बहुत ज़्यादा 20 लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है, सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है साधन, भोजन, योग्यता या सभी। तो हम सभी जानते हैं, वैसे तो देखिए सभी है आवश्यकता पूर्ति के लिए, लेकिन सबसे एग्ज़ाम में क्या ज़रूरी होता है आप लोग बताइए। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पास का आंसर। हमारे क्वेश्चन में सबसे पास का आंसर कहाँ पे पहुँच रहा है, तो हमारा सबसे पास का आंसर क्या है, आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या आवश्यक है, साधन आवश्यक है ना। साधन ही नहीं होगा तो फिर बाकी चीज़ों का क्या मतलब रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, योग्यता और ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं, सबसे मेन क्या आता है, साधन आता है। ठीक है, रिसोर्स आता है, रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब रिसोर्स होगा तभी तो उसके लिए योग्यता रखी जाएगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक बजट बनाने से खालिस्तानी क्या होता है, खर्चों में कटौती हो जाती है, आमदनी का सही उपयोग होता है, परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, या सभी होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सबसे पास का आंसर ढूंढना है, तो आमदनी का सही उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पारिवारिक बजट हम नहीं बनाते हैं तो पता चला कि किसी के घर में 100 रुपये आते हैं और उसने पारिवारिक बजट नहीं बनाया है, और पता चला कि वो मार्केट गई फैमिली और वहाँ जाके 100 रुपये में से उनके 100 रुपये इनकम है, 80 रुपये का उन्होंने पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया या डोसा खा लिया या जो भी उनको अपना समझ में आया, पनीर टिक्का खा लिया, आइसक्रीम खा ली, जो भी था खाना था खा लिया। अब उन्होंने बजट तो बनाया नहीं, और पता चला जब दूसरे दिन खाना बनाने चले तो घर में सब्जी ही नहीं है। तो
इसके लिए हमें पारिवारिक बजट बनाना ज़रूरी है कि हमारे लिए चीनी ज़रूरी है, चाय पत्ती ज़रूरी है, दूध ज़रूरी है, दही ज़रूरी है, सब्जी ज़रूरी है, आटा ज़रूरी है, चावल ज़रूरी है, तेल ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर इनको इकट्ठा करने के बाद हमारे पास जो भी पैसा बचता है उसमें से हम, अगर हमारे पास 20 रुपये बचे हैं तो उसमें से हम 10 रुपये बचत में रखेंगे और 10 रुपये जो है हम अपनी अदर एक्सपेक्टेशंस पे ख़त्म करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो इससे क्या होता है, पारिवारिक बजट बनाने से आमदनी का सही उपयोग होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गृहिणी द्वारा बचत बनाने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। सभी, हम सभी फ्रेंड्स, मेरी जितनी भी बहनें होंगी मोस्टली मैरिड होंगी, उसमें से 10% ऐसी होंगी जो अनमैरिड होंगी। मैं भी अनमैरिड ही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो मैरिड होंगी उन्हें पता होगा कि गृहिणी द्वारा बचत बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है। वो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकती हैं कि महंगी वस्तु को खरीदना नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अपनी शान को सुरक्षित बनाना, शान कुछ नहीं होती है, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है। ठीक है, और कोई घर में बीमार पड़ता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए हमें घर खरीदना, मकान बनवाना है या बच्चों की पढ़ाई है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए गृहिणी जो है वो बचत करती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में कौन अन्य से भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या फिर सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इंदिरा विकास पत्र हो जाएगा। यह एक निवेश योजना है फ्रेंड्स। यह क्या है, एक निवेश योजना है। ये क्या है, एक निवेश योजना है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक निवेश योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, विकास कर है, मनोरंजन कर है, प्रत्यक्ष कर है। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आयकर प्रत्यक्ष कर है। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा की गणना की जाती है, यानी कि पॉवर्टी लाइन की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय से, पर कैपिटा इनकम से, कुल पारिवारिक आय से, कुल भूमि से, कुल संपत्ति से। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने भी आगे वाले क्वेश्चन में देखा ही था कि गरीबी रेखा की गणना किससे की जाती है, तो आपकी की जाती है पर कैपिटा इनकम से की जाती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। उसी से आकलन किया जाता है कि यह राष्ट्र जो है वो आपका विकासशील होगा या विकसित के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है। ठीक है, तो हमारा देश किस कैटेगरी में आता है, विकासशील में आता है, विकसित में नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लो है, वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को खालिस्तान योजनाओं में नज़रअंदाज किया जा सकता है, मानसिक में, अर्धलिखित में, लिखित में या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को खालिस्तान योजनाओं में नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि मानसिक जो योजना होती है, जब हम मन में किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो हमारा क्या होता है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो छूट जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी काम छोटा मोटा करने जा रहे हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे किसी के घर में किसी बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन होना है, तो हम पूरी चीज़ें तो नहीं, उसमें पूरा उसका बर्थडे पार्टी का ग्रंथ नहीं तैयार करते हैं, लेकिन
फिर भी हम लोग मोटी मोटी चीज़ें, उसका केटरिंग का, उसका डेकोरेशन का और इन सब चीज़ों का हम लोग पहले से छोटा छोटा सा एक आंकड़ा जैसे खाका सा तैयार कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को इजी हो जाता है कि हाँ ये काम हो गया और इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और इसका ये बजट बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग लिखित में बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे होती हैं जो हम लोग मन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो मानसिक जो होती है, मानसिक अगर मान लो हम बनाने बैठे, ठीक है, चलो हमको क्या है, बर्थडे पार्टी प्लान करनी है। अब हमने बर्थडे पार्टी प्लान की, ठीक है, अब हमने मन में तो सोच लिया कि डेकोरेशन में ऐसा होगा ये, और यहाँ पे गेंदे की जगह हम लोग रोज़ के फ्लावर लगवाएंगे जहाँ पे सेल्फी पॉइंट होगा। लेकिन पता चला कि हम वो मानसिक थी, डेकोरेशन वाले आए, उन्होंने अपने मन से वहाँ पे आपका गेंदा का फूल लगा दिया। ठीक है, तो वो ध्यान नहीं रहा आपको, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, नज़रअंदाज हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो होती है वो मानसिक योजनाओं में नज़रअंदाज हो जाती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं या मोटे मोटे जो खर्चे होते हैं या मोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं वो हम लोग क्या करते हैं, डायरी या पेन में नोट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी था, कुछ ज़्यादा ही हो गया है जैसे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से, या आई होप फ्रेंड्स इसका अच्छा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, चलिए हम लोग बना लेते हैं, ऑप्शन तो है ही, हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई नहीं। तो प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से, अभिवृत्ति से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से, या किसी से नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जीवन दर्शन से क्या होती है, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है, सेवानिवृत्ति, विस्तारण चरण, वित्तीय प्रतिलाभ, या प्रतिष्ठान की अवधि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन स्टेज, यानी कि विस्तारण चरण। यह परिवार का आरंभिक उपचरण है, उपचरण पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपचरण क्या होगा, विस्तारण चरण, यानी कि एक्सपेंशन स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हमारे होम साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कोई भी सब्जेक्ट अछूता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। F.W. टेलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रैक्टिस, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और F.W. टेलर के द्वारा यह प्रसिद्ध पुस्तक 1911 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1911 में लिखी गई थी F.W. टेलर के द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट डेटा के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है, अध्यापक, बढ़ई, विज्ञापन, पुस्तक विक्रेता। इसमें फ्रेंड्स जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है उसमें जो ये इसका आंसर माना गया है वो विज्ञापन माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि विज्ञापन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके द्वारा हमें नॉलेज मिलती है और उस नॉलेज का यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरी बुक के अकॉर्डिंग विज्ञापन है। अगर आप सबके पास कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन है
इसका या इससे बेटर ऑप्शन है। इसमें से कोई भी आपको लगता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में और बाकी सबको भी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इसका यही आंसर होगा। जैसा भी हो आप लोग बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता की तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण है, इदम, अहम, सुपर अहम या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इदम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीनी किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाती है। प्रत्यक्ष मुद्रा, अन्य आय, अप्रत्यक्ष आय या कोई भी नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मजदूरी, वेतन, मकान का किराया, ज़मीन का किराया, पेंशन, रॉयल्टी, ये सब हमें क्या मिलता है? ऑन कैश मिलता है ना फ्रेंड्स, ये ऑन कैश मिलता है ना, सुविधाओं के रूप में भी नहीं मिलता है। देखिए प्रत्यक्ष आय का मतलब ही ये होता है। अब कुछ लोग ये मत कहिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट की बात नहीं हो रही, हमें ऑन कैश क्या मिला। मजदूरी में हमें ऑन कैश मिला, वेतन में हमें एक बंधा हुआ अमाउंट मिलता है ना, कि हमको 10,000, 20,000, 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। मजदूरी में हमें मालूम है 400-500 रुपये में मजदूरी मिलेगी। मकान का किराया में मालूम है 5,000, 10,000 हमें मिलेगा। ज़मीनी किराए का हमें पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी उद्योग लगा हुआ है तो उसके बदले में हमें 10,000, 5,000, 50,000, 80,000, लाख, 2 लाख जो भी है उसका किराया मिलेगा। पेंशन हमें पता है कि हमें 70,000, 80,000 मिलेगी पेंशन। रॉयल्टी का हमें पता होता है कि हमारी इतनी बुक्स बिकी हैं, 10 बुक्स बिकी हैं तो हमें 10 बुक्स का जो है जो भी पैसा मिलना है वो हमें मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें क्या मिलता है? एक अमाउंट के रूप में मिलता है, एक हमें कैश के रूप में मिलता है, ठीक है, मुद्रा होती है ये, ठीक है। तो वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत है। अप्रत्यक्ष के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई, सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों ने बहुत बार किताबों में भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो मुझे दुनिया भर का ज्ञान है, ठीक है। मैं भी एग्जांपल बुक्स के ही दूंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आईएएस जैसे है कोई बना तो उसको क्या सुविधाएं मिलती हैं? आपका आवास मिलता है, गाड़ी मिलती है, सर्वेंट मिलते हैं, वॉचमैन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है, ड्राइवर मिलता है। तो ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष तो हुए, अप्रत्यक्ष ही तो ये सेवाओं के रूप में उसे मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष मुद्रा आय। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष मुद्रा आय। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है। पहला है प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना। फिर नेक्स्ट है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। फिर नेक्स्ट है स्वयं का घर। फिर नेक्स्ट है विलासितापूर्ण वस्तुओं पर व्यय। तो बजट का प्रमुख परंतु अंतिम मद है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। तो बजट का मुख्य परंतु देखो मेन है, ठीक है, बचत करना मेन है, लेकिन लास्ट है, क्योंकि बचत जो हमने सेविंग के लिए पैसे रख दिए हैं उन्हें हम खर्च नहीं करते ना, उन्हें हम भविष्य के लिए रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध लाभ में शामिल नहीं है समन्वय का पुरस्कार, जोखिम वहन का पुरस्कार, नवप्रवर्तन का पुरस्कार और एकाधिकार का लाभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोपोली एडवांटेज। मोनोपोली एडवांटेज, इसको एकाधिकार लाभ को क्या बोलते हैं? मोनोपोली एडवांटेज बोलते हैं। मोनोपोली एडवांटेज का मीनिंग ये हो गया, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए हाँ, आपके कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में एक मतलब कोई भी शॉप नहीं है, ठीक है, वहाँ पे एक किसी ने आपकी डेली नीड्स की जनरल स्टोर खोल दिया, ठीक है। तो उसका कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जिसको भी जाना है वो किसके पास जाएगा? उस जनरल स्टोर के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शुद्ध लाभ नहीं, यहाँ पे अभी इसका कोई कॉम्पिटिटर हो, फिर उसके बाद में चीज़ों में कंपटीशन करना स्टार्ट होगा। तो जहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है वहाँ पे शुद्ध जो होता है
परिणाम या शुद्ध रिजल्ट यानी कि प्योर रिजल्ट नहीं माना जाता, क्योंकि सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। जैसे कि कोई इलेक्शन कहीं पे हो रहा है, अब कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है उस उम्मीदवार का, तो जाहिर सी बात है जनता भी क्या करे, उसी को वोट देगी, नहीं देगी तो जाएगी कहाँ, तब भी उसे ही बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसी तरीके से जब तक कॉम्पिटिटर नहीं होता है तब तक शुद्ध तरीके से हमें परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? नई वस्तु, निर्माण कार्य, कंपनी का शेयर कैपिटल, बिक्री के लिए माल। तो फ्रेंड्स मेरे प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर दिया गया है कंपनी का शेयर कैपिटल। ठीक है, वास्तविक विनियोग नहीं माना गया है तो उसे कंपनी का शेयर कैपिटल माना गया है। जो हम लोग शेयर का खरीदते हैं, आप लोग जानते होंगे शेयर के बारे में। ठीक है, तो वो क्या है, वो वास्तविक विनियोग के अंतर्गत नहीं माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू बचत का अच्छा उपाय है? डाकखाना, आपका बैंक, ए और बी दोनों, महाजन। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा दिख रहा है कि महाजन तो नहीं होगा, डाकखाना हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, यानी कि ए और बी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बही खाता है एक खाली स्थान, रोकड़ बही, तुलना पत्र, जनरल, मूल लेखा पुस्तिका। बही खाता हम सभी जानते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स लोगों के यहाँ बिजनेसमैन होंगे, उनको पता होगा कि बही खाता क्या है। बही खाता जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत सारा हिसाब किताब रखा जाता है वो बही खाता कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल लेखा पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? दैनिक लेखा, आपका मासिक लेखा, नेक्स्ट है वार्षिक लेखा, साप्ताहिक लेखा। तो निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? तो हमारा भविष्य के लिए सहायक है जो, वो अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस सेट तो माना गया है वार्षिक लेखा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जहाँ तक है मेरा माइंड कहता है कि इसका मासिक लेखा और वार्षिक लेखा दोनों होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही आंसर मानते हुए चलते हैं। ठीक है, इसका वार्षिक लेखा, ठीक है, एनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट सफल होता है कब? आय बढ़ाकर, व्यय कम करके, बचत करके, आय व्यय के सही संतुलन से। बजट कब सफल होता है? आय के बढ़ जाने से? नहीं, गलत ऑप्शन। व्यय कम कर देने से, एक्सपेंडिचर कम कर देने से? बिल्कुल नहीं। बचत करने से? हाँ, काफ़ी हद तक है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन अगर होगा तो हम लोग बिल्कुल उसकी तरफ जाएंगे। आय व्यय के सही संतुलन से। देखिए हमें बिल्कुल सही आंसर मिल गया है, आय व्यय के सही संतुलन से, यानी कि हमारा इनकम कितनी है, आउटपुट और इनपुट कितना जा रहा है, उसके बैलेंस से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बैलेंस से क्या होता है, हमारा बजट बिल्कुल सफल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय व्यय के सही संतुलन से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, वेतन नहीं है, पेंशन नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष आय का साधन शिक्षा सुविधा नहीं है, क्योंकि वेतन से भी हमें क्या मिलता है, अभी बताया था, पेंशन से भी हमें अमाउंट मिलता है, व्यापार से भी हमें पैसा मिलता है। लेकिन शिक्षा सुविधा जो है हमारी क्या कहलाती है, शिक्षा सुविधा से हमें, जैसे हमें कोई मकान है, लाइब्रेरी है, या कोई बुक्स हैं, ठीक है, इस तरीके की कोई हमें हेल्प मिल जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बैंक के खातों के प्रकार हैं, बचत खाता तथा आवर्ती खाता, निश्चित अवधि खाता, जमा खाता, चालू खाता, या सभी। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही सरल आंसर है बचत खाता तथा आवर्ती खाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये एक स्टेटमेंट है
देख लेते हैं क्या है। वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह कथन किसका है? किन्सका, यंग का, गुडे का या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यह जो है स्टेटमेंट वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है, यह कथन किसका है? किन्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यह जो है किन्स का है। नेक्स्ट आगे बढ़ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाता है? गहने खरीदने से, घर पर सुरक्षित रखने से, विभिन्न प्रकार की लाभदायक योजनाओं से या बीमा पॉलिसी से? देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें गहने खरीदे जाते हैं। ठीक है, बचत तो नहीं, खैर ये लग्जरी लाइफ के अंतर्गत भी आता है और शौक के अंतर्गत भी आता है, दिखावा, ये सारी चीज़ें। और गोल्ड को एक ऐसा ऑप्शन माना जाता है कि जो खरीद लो आगे बढ़ता ही है, घटता नहीं है। खैर अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को नहीं लाते हैं। बुक में जो आंसर हमारे एग्ज़ाम में माना जाता है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत माना गया है। घर पर सुरक्षित रखना महिलाएं घर पे रखती हैं, हम लोगों की मम्मी लोग हैं या हम ही लोग हैं, थोड़े बहुत पैसे जो है अपने घर पे सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बेहतर नहीं माना गया है। विभिन्न प्रकार की लाभदायक योजनाएं, देखिए योजनाओं का क्या है, आती जाती ही रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बीमा पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? बचत बैंक खाता, चालू खाता, नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता और आपका सावधि जमा लेख। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावधि जमा लेखा। सावधि जमा लेखा जो है बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, मितव्ययता, दूरदर्शिता या सभी? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि पारिवारिक बजट को क्या प्रभावित करता है? आत्मनियंत्रण भी, मितव्ययता भी, दूरदर्शिता भी, यानी कि सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी काम ऐसा है जो आप सोचिए कि गृहिणी जो घर की है वो अकेले कर ले, ऐसा नहीं होता है। पूरे परिवार का सपोर्ट, पूरे परिवार का साथ, मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों तरीके से ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हर तरीके से इंसान को मोटिवेट करता है करने के लिए। अब जैसे आप ही लोग ले लीजिए, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, तभी इतने दिनों से थोड़ी सी तबीयत सही होने के बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा लिखा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट जो मैं, देखिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। इंसान को अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही समझना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी हैं सीडी में कि इंसान जीवन पर्यंत सीखता रहता है, पढ़ते दम तक सीखता है। ठीक है, मैं आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोग मुझसे सीखेंगे। इस तरीके से ये चेंज चलती रहेगी। और ये चैनल इसीलिए बनाया था कि थोड़ा सा संवाद हो जाएगा एक दूसरे से, और थोड़ा सा कन्वर्सेशन ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया है फ्रेंड्स। चलिए, जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।